कैश और कैपिटल हाँ फर्स्ट जी, एंट्री होती है हमारी राइट। जब हम +1 में सीख रहे +1 में होते हैं। सीखते हैं। तो हाँ मैं तो जी। एक बात मानता हूँ, हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही होती है। कैश वाइफ होती है और कैपिटल हस्बैंड होता है। जी। और इन द सेंस अगर हम देखा जाए तो जो पूरा घर है वो मैनेज वाइफ ही करती है, तो वही चीज़ कैश के साथ है। बिज़नेस में मैनेज सिर्फ कैश से ही होता है। और उसके बाद 2 बच्चे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, और उसके आगे फिर 2-2 जनरेशन चलती चली जाएगी। उसे समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, उसकी 2 लेग्स हैं, उस एक लेग में आपने रॉड डाल दी, तो दूसरी लेग में भी आपको कुछ डालना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। ना। अदरवाइज़ वो बैलेंस नहीं हो होगा। सकता। वही चीज़ अगर हम एसेट्स एंड लायबिलिटी के साथ करते हैं, अगर मैंने गुडविल अपने एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 95% स्कोर करके आएंगे +2 में और फाउंडेशन क्रैक नहीं होता, हाँ जी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवन 60% लेकर आते हैं, एवरेज स्टूडेंट और भी। वो हाँ। स्टूडेंट सीए क्वालिफाई होता है राइट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होता है। उसका रीजन यही होता है कि वो चीजों को सीखता है, हम्म। वो एक डॉक्टर की जगह सर्जन बनता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर बीकॉम में वो एक फैमिली फिजिशियन बनता है, वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, और वो बेस्ट है, उनका अपना वे है। हाँ क्योंकि जी। देखिए मार्केट में दोनों चीजें की नीड है, हर टाइम सर्जन की भी नीड नहीं होती और हर टाइम फैमिली फिजिशियन हाँ की भी जी। नीड नहीं है। कचरा 2 साल जमा है तो मैं सफाई कर सकता हूँ, 5 साल जमा हो गया वो बहुत मुश्किल है। मैं साफ करने के लिए हिम्मत से मेरी करके आई कि मेरे को बीटेक नहीं करना है, और उसके बीटेक बाद से? हाँ सीए ओके। ज्वाइन किया, और उसके बाद ठीक है सीए बन गई। अच्छे लाइफ चल रहा है नाइस। उसका, को फर्स्ट क्लास क्यों, क्योंकि तो अगर एक पर्सन ने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी इनकेस वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो तब उसे सोचना चाहिए कि नहीं, हाँ, मैं ऐसे बोलता जो हूँ बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पर फिर भी वो यहाँ पर स्टडी नहीं करना चाहते, वो चाह रहे कि अब्रॉड चला जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता भी है कि अगर आपके कुछ अटेम्प्ट्स हो गए, आप नहीं सक्सेसफुल हुए, तो सीए के बाद भी आपके पास बहुत स्कोप है कि आप उसमें भी जा सकते हैं, राइट? बेसिकली जिसके अटेम्प्ट्स भी लग गए ना, और हाँ अगर जी। उसके मन में कंसेप्ट है ना, वो पीछे नहीं हटेगा। जो भी बच्चा, जो भी एस्पिरेंट कॉमर्स की फील्ड में आया है, उसने सीए के बारे में सुना है। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत से बच्चे इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भी चाहते हैं, पर उन्हें बहुत से डाउट्स होते हैं कि क्या मैं बन सकता हूँ, क्या सीए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यही सुनते आ रहे हैं कि सीए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इवन हम ये भी सुनते हैं कि नेबर में कोई पर्सन था, उसने इतने सारे अटेम्प्ट दिए, वो क्लियर नहीं हुआ, तो बच्चा बहुत डर जाता है। सेकंड क्वेश्चन, वो ये भी सोचता है कि मैं +2 के बाद जाऊं इस फील्ड में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाऊं, क्या इसमें लक फैक्टर है या नहीं है, ऐसे बहुत से डाउट्स होते हैं। तो आज सर हम आपके थ्रू हम अपने पॉडकास्ट में अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको मोर देन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपके थ्रू बहुत से बच्चे इस फील्ड में सक्सेसफुल भी। सो मिस्टर लविश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीए डिफिकल्ट है। हाँ जी। पहले तो मैं सब व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि सीए डिफिकल्ट नहीं है। ओके। और रीज़न कि सीए डिफिकल्ट इन द सेंस कि देखिए आपने अगर कॉमर्स ज्वाइन किया है तो फिर आपके लिए सीए डिफिकल्ट नहीं है। ओके। अगर मैं ये बोलूँ कि कॉमर्स का मेन स्ट्रीम ही सीए है, जी। अगर कॉमर्स बनी है तो वो सीए के लिए ही बनी है। ओके। अगर हम फॉर एग्जांपल ये सोच के देखते हैं कि अगर हम कॉमर्स लाइन में आए हैं, और अब जैसे साइंस का सबसे बड़ा, मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? डॉक्टरी। डॉक्टर, राइट। और इसी तरीके से कॉमर्स के स्टूडेंट का सबसे बड़ा टारगेट क्या होना चाहिए? सीए। सीए। और दूसरा सीए डिफिकल्ट हम लोगों का ना माइंड सेट हो गया, ओके। और उस माइंड सेट को भी क्रिएट करने वाले हम लोग खुद भी हैं। मैं उसमें हम अपने आप को भी मानते हैं, और इंस्टीट्यूट भी मानता है कि जो आईसीएआई है जो सीए करवाते हाँ हैं, जी। 75 इयर्स हो चुके हैं आईसीआई को, बट आईसीआई ने जो सेटअप क्रिएट किया हुआ है, लाइक आईसीआई ने आपके पास सेल्फ एग्जामिनेशन का इसका पैटर्न है हाँ कि जी। हर स्टूडेंट सेल्फ एग्जामिनेशन से अपने एग्जाम्स क्लियर करेगा, पहले फाउंडेशन, फिर हाँ जी। इंटरमीडिएट और फिर फाइनल। फाइनल्स। अब उसमें एक माइंडसेट बनता चला गया पिछले कुछ ईयर्स में, जब इंस्टीट्यूट बना तो माइंडसेट क्या बना कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से सीए होगी, हाँ। तो अब हमारे आसपास के सिटीज के लोगों को लगा कि मैं दिल्ली बाहर ही जाऊंगा जाना और फिर पड़ेगा। वहां रहूंगा, और फिर उसके बाद वहां कोचिंग्स लूंगा और फिर सीए हाँ जी। हो पाएगा। जी। तो वो उस माइंडसेट ने भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बच्चों को पीछे खींचने में भी Right. रहा, कि बच्चे सोचते थे कि हाँ मैं क्लास लूंगा और फिर उसके बाद सीए क्वालिफाई करूंगा। और बिल्कुल। दूसरा सीए फील्ड के अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत सारी फील्ड्स ने इंडिया ने बहुत ज्यादा बूम ग्रोथ। लिया है। जैसे हम मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड की बेस्टेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हाँ आते जी। हैं। अगर हम बात करें सन फार्मा, रैनबैक्सी, सिप्लाई, हाँ जी। बहुत सारे बहुत इनोवेशंस हुए। तो सीए में भी ऐसा इनोवेशंस हैं कि आप अगर हम इस फील्ड में अगर हम जब पूरी तरह से बेस्ट देंगे ना, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। मिलेगा। और फिर जब स्टूडेंट्स जब मार्केट में जाएंगे तो उनको अपॉर्चुनिटीज भी उससे ज्यादा दिखेंगी। मिलेगी, right. क्योंकि देखिए अब जो वर्ल्ड है, जो नाउ द वर्ल्ड इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इंडिया भी 90% कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही चुका है। है। अगर हम कहें कि पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी में था इंडिया 90s से पहले, हमारा पब्लिक सेक्टर था, अब हाँ प्राइवेट जी। सेक्टर थोड़ा जी। थोड़ा आया 90s के बाद, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर रहे, जी। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म मिक्स्ड से इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की राइट। तरफ हम मूव ऑन कर गए।
अब जो ट्रेंड है, मैं ये जो बोलूँगा बल्कि बच्चों के लिए, मैं अपने फेवर नहीं कर रहा कि मैं ठीक है सीए में आना चाहिए, बट मैं ये जरूर बोलूँगा बच्चों को कि जो बेस्टेस्ट वे है ना इस टाइम पे, अगर आप मार्केट के अंदर आना चाहते हैं तो वो सीए बेस्टेस्ट फील्ड है जिसमें आप आके बहुत, अभी 3-4 लाख मेंबर्स है इन इंडिया, 150 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर, और उसके बाद 150 करोड़ में अगर हम बात करें और उसमें से 3-4 लाख लोग सीए हैं, और उसके बावजूद भी मार्केट में उसका जो पोटेंशियल देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा है अगर कंपेयर करें हम अदर फील्ड से। और दूसरा, सीए में कॉमर्स में एक चीज होती है, जैसे हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं और या हम कोई भी चीज हम बनाते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा चीज है सीए मास्टरी है। हाँ जी। सीए पे अगर आपने सीए ज्वाइन किया ना, कुछ लोगों को लगता होगा मैंने ज्वाइन की थी, मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो पाया, बट आप उनसे कभी मिलके देखना, शायद आप मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कुछ लोग, बट आप उनसे मिलके देखना, वो फिर भी अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए होंगे। बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो सक्सेसफुल क्यों हो पाएंगे, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट ये रहेगा कि वो उस फील्ड को समझ गए जो फील्ड जिसके लिए वो आए थे कॉमर्स में जी, चाहे वो मतलब उस हाँ, कर पाए या नहीं कर पाए। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हमारे पास फाउंडेशन आते हैं या इंटरमीडिएट आते हैं, तो वो लोग आप इनकी उतनी ग्रूमिंग हो जाती है, उन्हें ये समझ में आ चुका होता है कि हमने बैलेंस शीट बनाई क्यों, उसमें एसेट्स किधर लिखते हैं, उसमें लायबिलिटीज किधर लिखते हैं, और उसमें ये भी पता लग गया कि वो उसका रोल क्या है। अब +1 +2 या बीकॉम या एमकॉम में और कोई ड्रॉबैक नहीं है, वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल फील्ड नहीं है इतना। और अगर मैं सीए में आता है, जब बच्चे को ये पता लगता है कि मैंने अगर एक ऑब्वियस एसेट साइड कुछ डाला है तो उसका इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड कैसे क्रिएट हो रहा है और वो कैसे उसको निकाल सकता है, और कैसे वो ना भी डालेगा तब भी उसकी बात समझ में उसे आने लग गई, उसे समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, उसकी 2 लेग्स है, उस एक लेग में आपने रॉड डाल दी तो दूसरी लेग में भी आपको कुछ डालना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं हो सकता। वही चीज अगर हम एसेट्स एंड लायबिलिटी के साथ करते हैं, अगर मैंने गुडविल एसेट्स में लिख दी है तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, या फिर गुडविल हटा दी तो वहां से पार्टनर्स कैपिटल भी कम करना पड़ेगा। अगर मैंने रिजर्व क्रिएट कर दिया तो वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अगर डाला है तो वो रिजर्व इधर या तो बैंक में आना चाहिए या नहीं, मैंने कहीं ना कहीं उसको डेटर्स में घुसाया है या क्रेडिटर्स में घुसाया। मतलब बैलेंस शीट जिसको समझ में आ गया ना, उसके लिए मैं मानता हूँ दिस इज द बेस्टेस्ट फील्ड। मतलब अगर वो उसके अंदर जाता है तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर परफॉर्म भी कर सकता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि अब जो पिछले आप देखिए, जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी न्यू रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ आपके पास डिजिटल इंडिया, और कभी हम बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि अब इकोनॉमी ओपन अप है, नाउ द डेट इज दिस कि अगर हम बात करें कि कोई पर्सन कुरुक्षेत्र में रहता है तो वो भी लंदन डील कर रहा है, और अगर कोई पर्सन दिल्ली में रहता है तो वो कहीं भी डील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा। और वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने बहुत ज्यादा। तो सर आपने बीच में एक लाइन बोली कि आपका ग्रेजुएशन जैसे बीकॉम है, एमकॉम है, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं बता रहे। इवन सीए जो है वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही बताता है। देखिए मैं सर इसमें उसमें मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं जैसे अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ, तो जब मैं टीच कर रही थी उसमें से काफ़ी बच्चे जो थे वो सीए कर रहे थे। तो जब वो आए यहाँ पर हमारे पास स्टडी कर रहे थे, डिस्टेंस एजुकेशन की मैं क्लासेस ले रही थी उस टाइम पर, तो मैं उन्हें पोस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैम ये कंसेप्ट मुझे क्लियर है, पर कई बार ऐसा होता है कि सीए के स्टूडेंट की भी रीअपियर आ जाती है ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में, क्यों आ जाती है? उसने यही बताया। मैंने कहा तुम्हारी कंसेप्ट चाहे क्लियर है, बट क्या है जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन तो वो मांगता है थियोरेटिकल की पूरी फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन, जबकि सीए में क्या है आपको टाइम सेव करना है, आपको आंसर चाहिए, आपको वहां पर करेक्ट आंसर चाहिए, डाकी एक्सप्लेनेशन। तो ये एक ड्रॉबैक है, राइट? ड्रॉबैक इन द सेंस, देखिए मैं 2 बातें बोलता हूँ, दो अपनी दोनों बातें हैं। बीकॉम एमकॉम एक प्रैक्टिकल फील्ड ना होकर थ्योरेटिकल फील्ड है। लाइक वो पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपके बीकॉम में जो क्वेश्चंस देने हैं उनके पैटर्न सेट है, और उन्होंने वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन में डालने हैं या थ्योरेटिकल साथ में डालना है। उन्होंने आपकी कुछ बुक्स भी सेटल है, मैं नाम नहीं ले रहा, बट मार्केट के अंदर कुछ बुक्स ऐसी हैं, वही है जो लॉन्ग टाइम से 50 ईयर से वही बुक्स चली आ रही है। अब सीए वो फील्ड नहीं है। सीए के तभी सीए में जो कुछ बच्चे आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 95% स्कोर करके आएंगे +2 में और फाउंडेशन क्रैक नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवन 60%
लेकर आते हैं एवरेज स्टूडेंट और भी, वो स्टूडेंट सीए क्वालिफाई होता है Right. और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होता है। उसका रीजन यही होता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि मैंने कोई एंट्री पास ऑन की है, उसका ओरिजिनल इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर वो उसको पता है ना, फिर वो उसको जानता है कि मेरे को इसको यहाँ सेटल करना है कैसे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी के अकाउंट्स ऑडिट करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें वहां आएंगी सामने। अब क्लाइंट्स कभी भी सच नहीं बताएंगे, क्लाइंट्स अपनी जगह सच्चे हैं क्योंकि वो भी सोचेंगे मेरा टैक्स कम से कम बने। अगर मैं भी होऊंगा तो मेरी जगह मैं भी सोचूंगा कि मेरा टैक्स कम से कम बने, कौन पे करना चाहेगा, नोबडी कैन इंटरेस्टेड कि मैं एक्सेस पे करूं। अब जब बात आती है कि जब हम बात करते हैं जब हम सीए फील्ड की, तो उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड होता है, वो समझ जाता है कि मुझे क्लाइंट को भी कैसे सेटल करना है और डिपार्टमेंट को भी कैसे सेटल करना है। अब जब भी बीकॉम की बात करते हैं वो एक सीधा फॉर्मेट पे चलते हैं कि ठीक है ट्रेडिंग पी&एल ऐसे बनेगा, एडजस्टमेंट ये ऐसी होगी, और वो फॉर्मेट वाइज जैसे हम आपको फाइनल अकाउंट्स में एक एग्जांपल है, वो लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको दो साइड इम्पैक्ट होगा, एक आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में डाल दीजिए, एक आप बैलेंस शीट में ले जाइए। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट होगा। अब स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि उसका सिंगल इम्पैक्ट है क्यों, रीजन ही नहीं पता ना कि ये चीज हुआ है तो वो रीजन है क्या। वो उसको यही नहीं पता कि जब ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री आ रही है तो दैट मींस जब हम किसी चीज को ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं तो या तो उसकी बैंक से पेमेंट हुई होगी तब वो गया ट्रायल बैलेंस में, या फिर ऑलरेडी वो परचेजेस में से लेस हो चुका है तभी वो ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट हो चुका है, अदरवाइज वो नहीं होगा। मतलब हर चीज का एक इम्पैक्ट है। जब सीए में आते हैं तो वो चीजों को सीखता है, वो एक डॉक्टर की जगह सर्जन बनता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर बीकॉम में वो एक फैमिली फिजिशियन बनता है, वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे और वो बेस्ट है, उनका अपना वे है। क्योंकि देखिए मार्केट में दोनों चीजें की नीड है, हर टाइम सर्जन की भी नीड नहीं होती और हर टाइम फैमिली फिजिशियन की भी नीड नहीं है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को फीवर है तो मेरे को फैमिली फिजिशियन सेव कर सकता है, सर्जन तब सेव नहीं कर सकता। बट अगर मास्टर्स की बात करें, अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सीए की नीड होगी। और आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस आ रहे हैं, उनको सीए की नीड रहेगी क्योंकि उनसे सीखने को उन्हें मिलेगा वो अपने स्टॉक ऑडिट को कैसे मैनेज कर सकते। कॉस्ट कटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें कि अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है और दूसरे वाला प्रोडक्ट 95 पे ले आया ना, तो शायद हो सकता है मैं मार्केट से आउट ही हो जाऊं। बिल्कुल, मेरे को 5 रुपीज को भी कॉम्पीट करना इतना इजी नहीं है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारे तो वो यही ड्रॉबैक आप उसका कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन का माइंडसेट इस पे काम करता है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे कोई बड़े बड़े सपने नहीं है, तो आप बीकॉम एमकॉम के साथ जा सकते हैं। बट अगर जिसको लगता है कि मुझे जिसके अंदर लाइक दैट, जिसके अंदर किक है ना कुछ करने की, वो सीए के लिए बना है। वो उसको अब कई लोगों को लगता है कि टाइम फ्रेम ज्यादा है या कम हो जाएगा, 4 इयर्स का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर 4 साल पूरे देते हैं ना और अच्छे ढंग से देते हैं, टाइम पूरा फ्रेम के साथ, तो 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनते हैं। और अगर आपका एक अटेम्प्ट इधर उधर हो भी गया तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। 6 मंथ्स बाद फिर अटेम्प्ट आ जाएगा, आपका 4 इयर्स की जगह 4.5 ईयर लग जाएगा, मैक्स टू मैक्स मैं मानता हूँ 5 ईयर लग जाएगा। बट अगर जब आप सीख गए ना, तो उसके बाद आपके अंदर मार्केट में वो काम करने का ना वो एक अलग ही कैलिबर आ जाता है। फिर आप उसके बाद दोबारा पीछे मुड़ के देखते हैं, नहीं कर सकता, नहीं, वो प्रोफेशन आप फिर कभी छोड़ेंगे नहीं और आपको उसी प्रोफेशन के कभी साथ कभी कहीं ना कहीं लगेगा ही नहीं कि आपको कि मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना है। तो सर एक और चीज मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं आफ्टर +2 इस फील्ड में आऊँ और बहुत बच्चे सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आऊँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका क्या एडवांटेज है दोनों की? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेन सीए बनी है वो +2 के बाद के बच्चों की। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जब कचरा 2 साल जमा है तो मैं सफाई कर सकता हूँ। 5 साल जमा हो गया वो बहुत मुश्किल है, मैं साफ करने के लिए हिम्मत से मेरी आउट हो जाती है। ये नहीं मैं कहूंगा कि वो हो नहीं सकता, बट वो 5 साल के अंदर ना उसके कंसेप्ट्स की ऐसी तैसी होके रह जाती है। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब मैं उस कंसेप्ट को ठीक कैसे करूं। अब वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कॉफी लीजिए, तो उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि ना कि मुझे कैसे काम करना है। तो मतलब उसे ये मालूम नहीं होता कि मेरे को कैसे उसे मैनेज करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मेट को क्रैम कर लिया, अब वो बार बार मेरे माइंड में सेट पे बैठ गया। अब जब मैं फिर वो सुनना नहीं चाहेगा ना, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि मुझे अब इसको चेंज करके समझना है। पहले मुझे समझना ही आया क्यों। जिस दिन जिसको स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि मैंने ट्रेडिंग पी&एल क्यों में कौन कौन सी आइटम कहाँ डाली, फॉर एग्जाम्पल कैश और कैपिटल फर्स्ट एंट्री होती है हमारी +1 में सीखते हैं, तो मैं तो एक बात मानता हूँ, हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही होती है
कैश वाइफ होती है और कैपिटल हस्बैंड होता है, और इन द सेंस अगर हम देखा जाए तो जो पूरा घर है वो मैनेज वाइफ ही करती है, तो वही चीज कैश के साथ है। बिजनेस में मैनेज सिर्फ कैश से ही होता है, और उसके बाद दो बच्चे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज है, और उसके आगे फिर दो जनरेशन चलती चली जाएगी। वो मेन थिंग क्या है कि अगर अपने वहां बेसिक्स खराब हो जाते हैं ना, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए, अब कई स्टूडेंट्स आते हैं बीकॉम के बाद, मैं ये नहीं कहता, बट उसमें से जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 20-30% होता है, जबकि +2 से जो स्टूडेंट आता है वो जिसने मन में रख लिया ना कि मुझे सीए करनी है, वो बन के निकलेगा। वो अगर उसका एक अटेम्प्ट रह भी गया ना, तो भी अगली बार वो कर लेगा, क्योंकि उसके मन में ही होगा कि मुझे करनी है, और वो हो भी जाएगी, क्योंकि उसके मन में। और वो जो एज होती है ना 17 वाली, हाँ, उस तो एज वो में कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ, वार्म ब्लड है, तो वो हासिल भी कर लेता है। इसमें एक जैसे कहते हैं ना, गाड़ी सीखनी हो तो एक 17-18 की एज है, अगर कार सीख गए तो वो डरते भी नहीं है चलाते हुए, और वो शायद उसके बाद वो अच्छे ड्राइवर भी बन जाते हैं अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, और बिगड़ते भी हैं, ये भी नहीं कह सकता मैं, बट अगर मैं 25 साल के पर्सन को कहूँ कि आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो वो एक बहुत ही टाइम लगाएगा उसको सीखने में, क्योंकि थोड़ा डर भी आ जाता है, एज फैक्टर भी है, तो बहुत सारी चीजें होती है वो माइंडसेट रहेगा, और उसके बाद उसको सीए ज्वाइन करके, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीकॉम के बाद, इवन फॉर दैट मैरिज के बाद भी ज्वाइन करी, और सीए आज की डेट में। तो सर कल आप मुझे एक एग्जांपल बता रहे थे, तो प्लीज आप वो भी जरूर शेयर करें कि एक मैम जो अपनी बैंक की जॉब छोड़ के पीएनबी में जॉब है, मैम नेम बता सकता हूँ, सीए रिचा सिंगला, हमारे पास से इंटरमीडिएट है, और नाउ इज क्वालिफाइड सीए, और सेक्टर 8 में हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, आपने एक चीज ठान लिया तो मतलब आप बिलीव करेंगे, मेरी एक स्टूडेंट है अर्पण, वो बीटेक सेकंड ईयर में थी, ड्रॉप आउट करके आई, कहती मेरे को बीटेक नहीं करना है, और उसके बाद सीए ज्वाइन किया, और उसके बाद ठीक है अच्छे लाइफ चल रहा है उसका, को फर्स्ट क्लास क्योंकि वो उसको ये लग गया, समझ में आ गया कि मुझे बीटेक देखिए, मैं पर्सनली मानता हूँ आपका प्रोफेशन आपके लिए सक्सेसफुल तब होता है जब मेरे अंदर जिस काम को करने की लगन होगी। अगर मुझे क्या ना इंजीनियरिंग समझ में आती है, मुझे कंस्ट्रक्शन समझ में आती है, मुझे मैकेनिकल समझ में आता है, मुझे इलेक्ट्रिकल समझ में आता है, कभी सीए में मैं सीए नहीं समझ में आएगा, बट अगर मुझे अकाउंट समझ में आ रहा है तो मुझे मेरे लिए सीए है। तो सर वो तो मैं भी कॉमर्स फील्ड से ही, पर सीए भी मैंने सुना स्टार्टिंग से ही, पर मैं कभी सीए के बारे में सोच ही नहीं पाई, क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे आपने बताया कि अगर एक पर्सन का इंटरेस्ट है ना, अगर उसने सोच लिया सीए बनना है तो वो बन जाएगा, बट मेरा शायद पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था सीए बनने में, या मुझे थोड़ा डर भी लगता था अकाउंट से, तो इसीलिए मैं टीचिंग फील्ड में चली गई। तो ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक पर्सन ने ठान लिया कि उसे एक डायरेक्शन में मूव करना है, तो ऑफ कोर्स वो उस डायरेक्शन को खुद को पता लग जाता है उसको। मैं देखिए, मेरे को पर्सनली लगता है कि +2 के बाद हर स्टूडेंट को फाउंडेशन एक बार देना चाहिए। ओके। और उस फाउंडेशन का देने का प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ। एक तो आपको जो लगता है कि आपको लगेगा कि मैंने फाउंडेशन में इन्वेस्ट क्यों किया। हाँ जी। मैंने सीए करनी ही थी, बट मैं क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो है कि अगर आपने कॉमर्स फील्ड में रहना है तो फाउंडेशन में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कॉमर्स फील्ड की आधी से ज्यादा नॉलेज और आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको खुद को भी पता लग जाएगा मेरा क्वालिफाई होगा, मैं सीए के लिए बना। और अगर वो नहीं करता है 1% के लिए, फिर भी नॉलेज उसकी वेस्ट नहीं गई। वो कभी भी बीकॉम करेगा, एमकॉम करेगा, बीबीए करेगा, कुछ भी करेगा, व्हाटएवर, उसके पास वो नॉलेज रहेगी। नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं होती ना। उसको बीकॉम में कभी कोचिंग नहीं रखनी पड़ेगी, उसको कभी बीबीए में कोचिंग नहीं रखनी पड़ेगी, और दूसरा उसको कॉमर्स फील्ड समझ आ जाएगी। अब जैसे हमें लगता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, वो क्यों इसीलिए तो जाते हैं +1 +2 में क्या करते हैं, वो अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की या बायो की इतनी क्लासेस हो चुकी है, जबकि वो जब एमबीबीएस कर रहे होते हैं या बीटेक कर रहे होते हैं, इतनी बुकिश नॉलेज तब नहीं गेन करते, वो +1 +2 में गेन करके जाते हैं। बट अगर हम बात करें कॉमर्स के साथ, क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, +1 +2 किया, उसके बाद बीकॉम करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर ये सोच रहे थे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में आया क्यों आया, क्या रीजन क्या करूं अब मैं। तो वो जो चीज है ना, अभी एमकॉम भी कर लिया, उसको ये समझ ही नहीं आता, और फिर वो एमफिल या पीएचडी या एनी डिग्री कोई भी जब ज्वाइन करते हैं तो वो कंफर्टेबल इतना नहीं हो पाते बट क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं। हाँ, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और अगर मैं बात करूं कि उसको फाउंडेशन भी हो गया और इंटर भी हो गया, फिर फाइनल हो गया ना, फिर अपने आप नहीं भी करेगा ना अगर कुछ भी, तो भी वो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि वो उस फील्ड के साथ। और प्लस कोई भी उससे कुछ पूछ ले
तो वो बीट कर पाएगा कि हाँ मैं आंसरेबल हूँ, मैं आंसर इजीली कर देखिए सकता हूँ क्योंकि इंडिया मेरे के डाउट्स क्लियर। टॉपेस्ट बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेसमैन की वर्ल्ड के, राइट हमें लगता होगा कि सीए फील्ड डिफिकल्ट है। मैं कहता हूँ आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, बट आप सीए क्रैक नहीं करना चाहते, तो फिर आप वो बिजनेसमैन बन नहीं पाएंगे ना। ओके आपको अगर चाहिए मार्केट, तो आपको नॉलेज भी होनी होनी चाहिए। जरूरी है। आपको जब समझ में आ जाएगा ना, जिस दिन अपनी बैलेंस शीट, अब अगर मैं कहूँ कि कोई भी टॉपेस्ट बिजनेसमैन है तो वो अपनी बैलेंस शीट सीए के भरोसे छोड़ते होंगे, नहीं हाँ हाँ छोड़ते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि वो टोटल सीए के भरोसे छोड़ते हैं, बट खुद उन्हें तो पता होता है इस क्या चीज के, हो वो रहा सीए से है। भी मास्टर्स हाँ बन जाते हैं, हाँ उनको उन चीज का मालूम है कि उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नहीं करना, कौन सी चीज, वही चीज सीए। इसमें आपको एक एंट्री मिल रहा है कि आपको इसमें घुसना है और आपको उसको समझना है, फिर उसके बाद मार्केट आपकी है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को अपनी मार्केट के अंदर कैसे अपना स्पेस बनाना है। देखिए स्पेस हमेशा, हम मार्केट में स्पेस हम नहीं बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं ना, स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अगर मैं बात करूं 1947 में जब इंडिया खड़ा था, तो हम सोचे कि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। तब भी उन्होंने जो स्पेस बनाया, जितना एफर्ट्स किए, अपने आप बना। 90s में अपने आप बना, 2010 में अपने आप बनेगा, देन आगे फिर आप 25 में खड़े हैं, तो फिर बनेगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर हम क्रिएशन करेंगे तो ही कुछ आएगा। अगर हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, हम ये सोचें कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं कहता हूँ इस फील्ड का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी फील्ड पे तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करना है कि देखिए मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या कोई है, मेरे पास क्लाइंट आएगा तभी मेरे पास कोई बिजनेस है। हाँ जी, पर इसमें नहीं है इसमें आपको खुद क्रिएट करना है। आपके पास मार्केट बहुत बड़ी है, अब मार्केट बिलियंस ऑफ द डॉलर्स की होती है। मैं शेयर मार्केट को छोड़िए, स्टार्टअप्स को छोड़िए, मैं कहता हूँ आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आप क्रिएट करते जाइए, जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाइए। आप प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तब भी आपके पास क्लाइंट्स, चाहे आप, मैं कहता हूँ कहीं भी बैठे होंगे, अगर आपके पास नॉलेज है, क्लाइंट आपको ढूंढ लेगा। क्लाइंट आपको ढूंढता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ठीक है। तो सर जब एक बच्चा यहाँ पर एंट्री करते हैं, चाहे वो स्टार्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट पे पहुंच गया या फिर फाइनल्स दे रहा है वो, तो अगर एक पर्सन ने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी इनकेस वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो कब उसे सोचना चाहिए कि नहीं, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए मेरी एक पर्सनल थ्योरी है सीए के अंदर। फाउंडेशन फॉर एग्जांपल, सबसे पहला तो आपको फाउंडेशन में आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। पर्सनली मैं जो मानता हूँ, अभी जैसे सीए के अंदर बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, और ऑनलाइन इवन हमारी क्लासेस भी जाती है, मैं झूठ नहीं बोलता। बट मैं एक बात बोलता हूँ, सीए के क्लास को आप कोशिश कीजिए सबसे ज्यादा फेस टू फेस को लगाने की। उसका रीजन क्या है कि जब आप फेस टू फेस क्लास लगाएंगे, आप फाउंडेशन जब फेस टू फेस बैठे होंगे, जब आप 8-9 महीने टीचर से अपनी ट्रिक्स, अपनी चीजें सॉल्व आउट करेंगे, तो एक बेस बिल्डिंग बनेगा। आपको पता लगेगा कि मेरी गलतियां क्या थी। जो +1 +2 में मेरे को, आप मत सोचिए कि +1 में अगर आपके 99% आ रहे हैं +2 में, तो दैट मींस कि हम उस डिग्री के लिए बने हैं। वो डिग्री सेपरेट है, वो डिग्री सेपरेट है। देखिए मैं आपको एक सिंपल, मैंने आपको भी 2 लैंग्वेज में समझा दिया कि एक थियोरेटिकल फील्ड से आए हैं, मेरे को पता है कि मेरे को बुक मेरे पास है कोई +1 की और +2 की, उस बुक में से क्वेश्चन आना है, तो मैं उस बुक के सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, तो दैट मींस मैं उसके बाद +2 का एग्जाम दे आऊंगा। तो वो चीज आपको क्या हो गया, आपको एक डिफरेंट देखने की आदत छूट गई। बट सीए में जब आप आएंगे तो आपको हर रोज नए क्वेश्चन ही देखने हैं, और जब वो पेपर आएगा तब भी नए क्वेश्चन ही आएंगे, सेम रिपीटेशन नहीं आएगी। जब आप फाउंडेशन, आप बेस बनेगा, जिस दिन आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भी कोई भी P&L है, कोई भी ट्रेडिंग है, कोई भी एनपीओ है, कोई भी इन्वेंट्री है, उसका बेसिक्स क्या है, उसका अकाउंट्स का बेसिक क्या है, मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट किस पे मूव ऑन कर रही है, मार्केट में क्या क्या चीजें हैं। और देखिए हर गवर्नमेंट के कुछ लूप होल्स हैं, और इवन फॉर दैट हर फील्ड के कुछ लूप होल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूं कि कोई डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है तो वो ये आज तक साइन करवाते आ रहे हैं। क्यों करवाते हैं? कि उनको पता होता है कि 100% सक्सेसफुल रेट नहीं आ सकता। वही चीज हमारे साथ है कि जब हमें प्रैक्टिस आ गई, हमें समझ में आ गया कि हाँ इस फील्ड के अंदर इसमें क्या करना है, फिर उसके बाद अगर फाउंडेशन अगर आपका क्वालिफाई होता है 250 से 300 से, 200 पासिंग है इंस्टीट्यूट का, बट अगर आप 300 से पासिंग करके जाते हैं तो 250 से जब आप पासिंग करते हैं तो फिर आपका इंटरमीडिएट होने के चांसेस और बढ़ते हैं। अब कई बच्चों के 220 आते हैं, 200 आते हैं पूरे, या 205 आए, या 222 आ गए, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो इंटर में क्यों अटकते हैं? उनका रीजन क्या, उनको फाउंडेशन से ज्यादा मेहनत इंटर में करनी ही है, तब जाके उनका इंटर क्वालिफाई होगा।
क्योंकि वो कंसेप्ट अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। हम इंस्टीट्यूट को देखिए, कोई मदर बॉडी है आईसीआई हमारी, वो 75 इयर्स से रन हो रही है, वो अगर आपको 200 दे रही है तो दैट मींस क्या है कि आप 200 क्वालिफाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वो इंटरवल अड़ाएंगे क्योंकि आप 200 पे खड़े हैं। अगर आप 300 क्रॉस खड़े हैं तो नेचुरल सी बात है आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, तभी आपके 300 क्रॉस हुए, अदरवाइज आपके 300 क्रॉस नहीं हुए। और वो स्टूडेंट्स ये चीज, कईयों के 300 भी आ जाते हैं, बट वो ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो हमारे आईसीआई देता है वो बहुत लॉजिकल है। हाँ जी। वो बहुत, अब जैसे हमने अपनी वेबसाइट्स पे भी ना रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं। मोर देन 10,000 पेजेस मैंने अपने हाथ से लिख के वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, और वो भी इंस्टीट्यूट के ही है, मेरे नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या देता है, ईयरली और मंथली सेमेस्टर वाइज आरटीपी लॉन्च करता है, बट वो चैप्टर वाइज नहीं बनाता। अब चैप्टर वाइज क्या है कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की पूरी आरटीपी उसने रिवीजन टेस्ट पेपर दे दी, अब वो क्या करेगा, पूरी आरटीपी दे दी तो बच्चे के लिए क्या दिक्कत है कि वो 20 इयर्स की आरटीपी डाउनलोड करेगा, और वो कब करेगा, जब वो पेपर खत्म होने के आएंगे। पहले करेगा पूरी बुक कर लेगा, फिर उसके बाद जो रेफरेंस बुक होगी वो कर लेगा, और उसके बाद लास्ट में सोचेगा मैं रिवीजन टेस्ट पेपर कर लूं। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप पेपर में रिवीजन टेस्ट पेपर लास्ट में करेंगे, कितने सॉल्व कर लेंगे, 20 मैक्स 30, और उसमें भी 10-20 करने के बाद भी आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिक्कत देगा, और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाउनलोड कहाँ से करेंगे, और सबसे बड़ा रीजन रिसोर्सेज भी, और दूसरा आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, आप सारे चैप्टर आप रिवाइज कर चुके हैं, बेस खराब कर रहे हैं आप अपना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे को जो ऐसा लगता है कि पहले आप स्टडी मटेरियल से चैप्टर कर रहे हैं, आपके पास एक रेफरेंस बुक है, उससे आपने चैप्टर अच्छे ढंग से कर लिया, आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, उसके साथ ही आप चैप्टर वाइज आरटीपी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर, साथ साथ आप किसके कीजिए, आप इंस्टीट्यूट की कीजिए। वो हमने वेबसाइट पे बना के मैंने अपने हाथ से लिखी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब किसी चीज को 100% परफेक्ट उसी टाइम कर लिया जाए ना, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, अगर उस बेस को उस टाइम छोड़ दिया कि फॉर एग्जांपल मैं अभी इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ, लास्ट में आके इस चैप्टर को कर लूंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब वो स्टूडेंट बाद में कवर अप करेगा, जो किया वो भी भूल जाएगा, वो रिवीजन टेस्ट पेपर लास्ट में करेगा, फिर वो कहेगा अब मेरे को फिर पढ़ना पड़ेगा, और फिर डाउट में भी आता है कि हाँ मैंने पढ़ा तो था पर मैं क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या रह गया। और टचवुड वो वेबसाइट हमारी गूगल पे भी टॉप में चलती है, इसी वजह से चलती है कि अब scholarca.in, उसमें आप जाइए, फ्री रिसोर्सेज, मोर देन 10,000 पेजेस आपके पास, मैंने खुद हाथ से, और उसमें खासियत ये है कि आपको जो नया पेपर आएगा वो आपको ऑटोमेटिकल अपलोड हम करके देते हैं, आपको कोई नई फाइल नहीं डाउनलोड करनी, जो फाइल डाउनलोड की हुई है वही फाइल आपको ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। आपका ड्राइव के लिंक्स होते हैं, उसमें आप डाउनलोड कीजिए, आपको क्वेश्चन और आंसर, वो भी इंस्टीट्यूट का, बट वो आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। आपने फॉर एग्जांपल अभी अटेम्प्ट चल रहा है जन 25 का, जन 25 से पहले सितंबर 24 आया, उससे पहले मई 24, जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए वो लास्ट तक आपके पास आ गए। फिर आपने देखा कि ओ अब पता लगा, मुझे स्ट्रेटजी मेंटेन हुई, कि मुझे पता लगा कि मैंने इस चैप्टर को इस तरह से तैयार किया था, इंस्टीट्यूट ने इस तरह से क्वेश्चन दिए, रेफरेंस बुक में इस तरह से क्वेश्चन है। जब अब कहते हैं ना, जब एक चीज को क्रिएट कर रहे हैं, माइंड क्रिएट होता जा रहा है और उसका 80% हो चुका है, तो 20% करना आसान है, और उस चैप्टर को अगर हम फिनिश करके बैठ के उसके बाद उसको दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा फुल रिवीजन मांगेंगे। तो ये मेरे को लगता है कि बच्चों को ये फॉलो करनी चाहिए, जिससे बच्चे बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सर आपने बहुत इजीली समझाया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितने अटेम्प्ट्स में अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं अगर किसी चीज से मिस कर रहा हूँ ना, वो रीजन क्या है मिस करने का। अगर आप स्ट्रेटेजिकली आप काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपना वो एम जो है अचीव कर पाएंगे। और दूसरा ये माइंड से निकाल देना चाहिए कि अगर मेरे 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं या 3 लग चुके हैं तो दैट मींस इंस्टीट्यूट पास नहीं करता। ये बहुत बड़ा गलत मिथ है जिसके अंदर वो एक और चीज सर मैं यहीं पे एक और चीज पूछना चाहूंगी, लक भी सोचते हैं बच्चे कि नहीं वो सामने वाले का तो लक है, उसने सीए क्लियर कर दी, क्या मेरा लक इतना अच्छा नहीं है। हाँ, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं मानता हूँ लाइफ के 2 पहिए जरूर हैं, एक आपकी हार्डवर्क, दूसरा आपका लक। बट अगर देखिए हम अगर लक को क्रिएट करेंगे ना, लक के चक्कर में रहेंगे और डेस्टिनी के चक्कर में सोचेंगे तो हार्डवर्क हमारा जीरो हो जाएगा। अगर हम अपना हार्डवर्क करते रहेंगे, मैं पर्सनली ये मानता हूँ अगर आप जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए पूरा 100% देते जाइए, बाकी ऊपर गॉड पे छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता या कुछ भी। इंस्टीट्यूट हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं, जो बॉडी इतनी बड़ी बनी है उस बॉडी को पेपर चेकअप होते हैं पूरा प्रॉपर तैयार 2-2 बार सिस्टमेटिक। हम ये क्यों नहीं सोचते कि
कि हमसे गलती कहीं ना कहीं हो रही है। वो गलती भी क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं है, हमें क्वेश्चंस प्रेजेंट करने नहीं आते। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम लूप ये छोड़ रहे हैं कि जो, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लिया, आपने उसका पूरे रिवीजन टेस्ट पेपर भी कर लिया, आपने मॉक टेस्ट पेपर भी कर लिए, रेफरेंस बुक भी कर ली। अब रेफरेंस बुक भी हम कौन सी चूज करने की कोशिश करते हैं, हमें आदत सबको लग चुकी है कि जो कोई टीचर कोचिंग दे रहा है, इवन मैं खुद इस फील्ड पे हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, जो कोई टीचर कोचिंग दे रहा है उस कोचिंग वाले टीचर की बुक को अडॉप्ट करके उसको रेफरेंस बुक बोल रहे हैं। जी देखिए, रेफरेंस बुक उसको बोला जाता है जो सेल्फ स्टडी बुक्स है, जो मार्केट के अंदर आपके पास वो टीचर्स की अवेलेबल है जिन्हें जो सिर्फ बुक्स लिखते हैं। आप उनके क्वेश्चन को उठाइए, रेफरेंस बुक, उस रेफरेंस बुक को उठा के देखिए और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो 1970 इंस्टीट्यूट पे इतना मटेरियल है कि इंस्टीट्यूट 1978 का क्वेश्चन भी पेपर में डाल देता है। और इवन फॉर दैट, अगर मैं मेरी इस बात से बहुत लोग शायद इत्तेफाक ना भी रखें, बट द रियलिटी जो मार्केट की है वो यही है कि इंस्टीट्यूट ने 2000 के बाद, 2010 के बाद इवन फॉर दैट पेपर आसान बनाने शुरू किए हैं, इजी हो गया लेवल। इवन फॉर दैट जब 1978 का लेवल था वो डिफिकल्ट था, 75 का डिफिकल्ट था। तो बच्चे तो बोलते कि नहीं बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सीए के, सब कुछ है। सब प्लीज आप कीजिए। तो इन द सेंस ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहें कि इंस्टीट्यूट ने मुश्किल कर दिया है। ये हमारी कहीं ना कहीं सोच खराब है। हमने एक माइंडसेट बना, देखिए आप अगर हम बात करें कि आज हम कोई भी काम करवाते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो काम इजी हो रहा है, बट अगर हम बात करें कि हम पुराने टाइम में अगर जो बिल्डिंग्स बनती थी या जो काम होते थे उसमें हाँ उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, वो कहीं ना कहीं ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल वही बोलते हैं, वो सच है। हाँ जी, उन्होंने हमसे शायद ज्यादा मेहनत की है और बहुत ज्यादा। आज हम अगर इस जगह पे बैठे हैं तो शायद उनकी देन है, अगर वो ना होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। प्लस आज के जो जनरेशन है या हम लोग भी पर्सनली, हम बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। और अगर आपके पास भी बच्चे आते हैं, वो रिसोर्सेज जो उनके पास मिल जाएंगे सिर्फ उसको ही कवर अप कर पाएंगे। वो ऐसा नहीं कि खुद से जाके स्क्रॉल कर रहे हैं, खुद से सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। इवन हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, अगर हम कर रहे हैं तो हमें अगले दिन क्लास में आप बच्चों से पूछो, कई बार तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुनने को मिल जाता है, सर हमें याद ही नहीं रहा क्या कराया था कल वाली चीज भी। हाँ। और रीजन उनका ये नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम। देखिए सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट तो किया है। अगर हम बात करें, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्शन में तो लाते हैं। और दूसरा, उस जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड की जो मेमोरी भी है वो भी शॉर्ट होती जा रही है। हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को। बट अगर मैं बात करूं, अब इंस्टीट्यूट को बहुत सारा खजाना है इंस्टीट्यूट के पास तो। और दूसरा, एक सीए के एग्जामिनेशन में सब व्यूअर्स को एक बात बोलूंगा, सब बच्चों को ये बात बोलूंगा, सीए जो इंस्टीट्यूट है ना वो मास्टर्स है। वो क्या करता है, वो आपको एंजाइटी लेवल क्रिएट करता है जी। एंजाइटी लेवल क्या है, या तो पेपर बहुत इजी बना देगा, इजी होगा तो मन में एक बात आएगी कि बहुत इजी है, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा फटाफट गलती करेगा। मैं भी होऊंगा अगर मुझे सारा पेपर आता है ना, क्योंकि एक पैनिक, अगर अभी आप देखिए ना, किसी सीए स्टूडेंट को घर में पापा के साथ जा रहा है, मम्मा के साथ जा रहा है, हर कोई उसको एक अलग से एक मतलब ये बच्चा सीए कर रहा है, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं हमारे लोगों ने कि उसके दिमाग, जबकि सीए से बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, आप मार्केट के अंदर जाके देखिए। मैं कहता हूँ एक्चुअल साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके देखिए। हम बात करते हैं, मतलब अगर हम सोचते हैं ना हम अपना लेवल, आप एक बार स्टॉक एक्सचेंज के एनालिस्ट से बात करिए, वो आपको 5 मिनट में ना जो मतलब अच्छे से अच्छे 10 साल के एक्सपीरियंस में हम चार्टर्ड जो खड़े होंगे ना वहाँ, वो उनकी भी सोचते रह जाएंगे क्या बोल रहे हैं, ऐसी करके कि वो समझ नहीं आएगा कि ये मतलब फील्ड क्या है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट बहुत वाइड हो चुकी है। और अगर हम बात करें बच्चों को, हम लोग क्या करेंगे कि नहीं बच्चा तो सीए करने जा रहा है तो बस थोड़ा अपने आप को पैनिक ना हो जाती है, और जो एंजाइटी लेवल है उसको और क्रिएट करते जाएंगे और परेशान हो जाता है। जबकि इंस्टीट्यूट जब पेपर दे रहा होता है बच्चा वाटर तक, वहां तक पहुंचता है, हर चीज पहुंचती है, बट बच्चा क्या कर रहा होता है, अब जब पेपर राइट डाउन करेगा या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसकी वजह से उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या फिर क्या होगा, वो डर जाएगा। एक क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ने मुश्किल डाल दिया, वो पूरा पेपर खराब कर देगा। वो ये सोचता रहेगा इसको सॉल्व कैसे करूं, अटक गया वहीं पर। और जबकि होता है, अब मान लीजिए किसी सीए के स्टूडेंट को आप ये कहो कि सीए का एग्जाम नहीं है, बीकॉम का एग्जाम है, तो वो जाके मैं कहता हूँ ज्यादा स्कोर कर जाएगा। बहुत 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 वो एक जो एंजाइटी लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं सीए में आगे बढ़ने
नहीं देता। जबकि ऐसा 1% भी नहीं है कि हम जब पेपर देने जाएं हमें पैनिक नहीं होना, 3 घंटे हमें परफॉर्म करना है, और अगर हम परफॉर्म कर गए और एक बिल्कुल भी 255 तक भी आप हार मत मानिए। हाँ जी। अगर आपने हार अंदर से मान ली ना तो आप हारेंगे। अगर आपने नहीं मानी ना, मैं पर्सनली मानता हूँ 3 घंटे मैंने मन में ये रहा कि नहीं मुझे सीए करना है, मुझे करना ही करना है, ये क्वेश्चन निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला चाहे कुछ भी कर ले। मतलब देखिए हम ये डिसाइड करते हैं, मैं कहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे डेस्टिनी के साथ चलना है, मैं कहता हूँ डेस्टिनी के साथ चलिए, देखिए बहुत गलत होगा वो आपके साथ। आप ये सोचिए कि मुझे अपने हार्डवर्क के साथ चलना है, मुझे स्टैंड पे रहना अपने, देखा जाएगा जो होगा, आप डेस्टिनी बन जाएगी। वो शायद गॉड ने वही लिखी होगी आपके लिए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज। और रही बात डिफिकल्टी लेवल, वो कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत इजीली जब पेपर सॉल्व करके बात, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, हमारे पास ही स्टूडेंट आउट ऑफ 400 357, आप देखिए बच्चे, हाँ 350s 330s, आप इतने स्कोर कर जाते हैं आउट ऑफ 700 800 500 600 मार्क्स इंटरमीडिएट में लेके जा रहे हैं, वो भी तो एक स्टूडेंट है। हाँ जी। बस उसमें क्या फर्क है कि वो अपने आप को कंसंट्रेशन पावर उसकी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपकी ग्रोथ, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जो भी जिसको भी लगता है ये बात कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हाँ, और जितना आपने अपने आप को काम रखा, जितना आपने आपको कंसंट्रेशन पावर पे रखा, जितना आपकी मेडिटेशन स्ट्रांग है, उतना आप लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। आप पैनिक मत होइए, आराम से चलते जाइए, फिर देखिए अब उसके बाद रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होंगे। फिर आपके लिए सीए छोड़िए, आप सीए करने के बाद कोई और डिग्री ढूंढ रहे होंगे कि आप कौन सा डिग्री क्या करूं। तो मतलब बच्चों को ये तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब आप 99 +2 में ला सकते हैं, या 95 या 92 या 85 और 60 वाला भी सीए कर सकता है। कहीं मतलब उसका कोई करेक्शन है ही नहीं कि 60 ऐसा नहीं है कि अगर आपके +2 में आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप सीए नहीं कर सकते, आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं अगर आपने ठान लिए तो, या फिर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। बेसिक्स भी क्लियर करने का एक और ऑप्शंस भी है। देखिए 2 चीजें हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स 95 लेके आते हैं ना, मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो बच्चा 65 वाला है उसको मैं ज्यादा पिक करने की कोशिश करता हूँ, इवन फॉर दैट 95 वाले से। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ चुकी होती है कि देखिए जो सीए जो फील्ड है ना वो प्रैक्टिकली फील्ड की है। जो बच्चा 65 वाला होगा ना उसको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, जबकि 99 वाला 95 वाला वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज से कटना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ नहीं ये चीज ऐसे है, हाँ, जबकि सीए ऐसी नहीं है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज से क्या लेना, हमें चाहिए मार्केट के अंदर। देखिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि मैं अगर किसी पर्सन को एज ए मतलब चार्टर्ड दे रहा हूँ डिग्री, तो उसको पता हो कि क्लाइंट कैसा आएगा। क्लाइंट ने तो कुछ भी करके आना है, आपके सामने वो पूरा मैसअप करके लाएगा अपने अकाउंट्स को, और फिर आपके सामने रखेगा और ठीक कर दो भाई। अब कहेगा टैक्स प्लानिंग भी कर दो, मेरा टैक्स भी बचा दो, सब कुछ करके दो, और फिर मुझे रिजल्ट्स देके दो। और मुझे मतलब गवर्नमेंट को टैक्स भी ना, जबकि आपको उसको टैक्स क्लेम बनाना पड़ेगा, और आपको गवर्नमेंट को बैलेंस करना है, तो वो जब दोनों चीजें आप बैलेंस कर जाओगे, फिर आपके साथ आपका बिजनेस भी रन करेगा। आप खाली टैक्स सेव करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस लॉन्ग रन में जाएगी। फ्यूचर में हमेशा रहेगा कि हाँ अभी दोबारा से रिस्क हो गया, तो आएगा ही, और क्लाइंट आपका खराब होगा। जब केस लगेगा तो क्लाइंट आपके पास ही जाएगा। बट आपको बैलेंस करनी है सिचुएशन। जिसको बैलेंस करना आ गया, जिसको कंसंट्रेशन जिसका स्ट्रांग हो गया, जिसको ये समझ में आ गया ना कि इकोनॉमी है क्या, धीरे धीरे जब हम इसमें घुसते हैं तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ हमें इसका बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अपनी प्रैक्टिस में जाना है, इंटरनल ऑडिट में कैसे जाना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन की फील्ड में कैसे जाना है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी, सीए के बाद भी बहुत स्कोप है। अब तो इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है, जो फाइनल में एग्जाम पेपर है उसमें आपके पास एक एग्जाम ऐसा रखा, ओपन बुक एग्जाम। बुक्स लेके आइए, जितने आप अपनी ट्रॉली भर के लाइए जितनी मर्जी, उसमें आप बुक खोलिए, और वो सारे बुक्स सारे का एग्जाम्स है। तो सारे बुक्स आपको खुद से लेके जानी पड़ती है? खुद से लेके जाना। पर इंस्टीट्यूट जानता है कि ओपन बुक एग्जाम में भी इतने स्टूडेंट नहीं है, वो वही देखना चाहता है। मैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, पर अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो ओपन बुक में भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इंस्टीट्यूट ये देखना चाहता है कि मतलब स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है, वो पिक करता है उसको, बस उसको वो चीज मिल गई, उसके बाद उसने आपको डिग्री भी देनी है, उसके बाद आपको मार्केट में जॉब भी मिलेगी, और उसके बाद मार्केट आपको रही बात आपकी जो मनी की थिंकिंग है या कोई भी थिंकिंग, आपके कोई भी ड्रीम्स हैं, उसको फुलफिल करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब मार्केट पर्सनली कुछ सालों से हम देख रहे हैं, क्या इवन फॉर दैट इतने ईयर्स से ही 90s के बाद मार्केट पूरी डायनेमिक हो चुकी है। अब आपको अब ये नहीं रहेगा कि इंडिया कभी किसी से पीछे है या चाइना आगे है या कोई चीज। मैं कहता हूँ आपके पास माइंड होना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स उठ के फॉरेन से भी इंडिया में आते हैं,
ऐसा नहीं है कि वो हाँ नहीं आते, और इंडिया से भी फॉरेन जाते हैं, जाते हैं। of course, of course। अगर उनको नहीं कुछ मिलता तो वो सोच रहे होते हैं कि इंडिया में Move मुझे ये करें। चीज नहीं मिल पाएगी तो मैं ये मार्केट नहीं, छोड़ दूंगा। छोड़ अगर दूंगा। मैं बिजनेसमैन की बात करूँ, वो क्यों रुकेंगे इंडिया में अगर उनको बिजनेस नहीं मिलेगा, और नहीं। अगर फॉरेनर भी क्यों नहीं इंडिया में आएंगे अगर उन्हें बिजनेस मिल नहीं। रहा हो। तो अभी फॉरेन और ये वाली बात आई है, तो मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सा यूथ ऐसा है जिसका, जो इवन अगर हम कॉमर्स की फील्ड की बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पर फिर भी वो यहाँ पर स्टडी नहीं करना चाहते, वो चाह रहे कि अब्रॉड चला जाएं, क्यों? देखिए, उसका भी माइंडसेट हमने आपस में खुद क्रिएट किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें फॉल्ट हम लोगों का नहीं है, हाँ हम लोगों का भी है जी। सबसे बड़ी तो एक कहीं ना कहीं जो फॉरेन जाने वाला कल्चर वो स्टार्ट हुआ जो 10-15 साल से, बेसिकली 10-15 साल हाँ से जी, ज्यादा। हाँ 10-15 साल से ज्यादा। उसका भी रीजन है कि जब हम इंडिया में रहते थे तो हम सबको लगता था कि यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हाँ, है। हाँ जी। दूसरा, हमारी इकोनॉमी एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, हाँ सॉरी जी, सोशलिस्टिक mixed इकोनॉमी थी। सब 90s तक हमारे पास पब्लिक सेक्टर ज्यादा था हाँ जी, और प्राइवेट सेक्टर कम था। हम्म। तो पब्लिक सेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत क्या आया कि जो गवर्नमेंट सेटअप करती थी हम उसी के अंदर जॉब्स ले सकते थे। हाँ, बट जब 90s में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, हाँ जी। उन्होंने लिबरलाइज किया जी। इकोनॉमी को, तो उन्होंने दोनों ऑप्शंस खोले। मिक्स्ड अब इकोनॉमी। उसमें भी दो ऑप्शंस आने के बाद, जैसे उसमें बीटेक्स में बहुत ज्यादा स्कोप आया 90s के बाद। अगर हम देखें आईटी फील्ड में हाँ जी। और कंप्यूटर्स में, इवन टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हाँ क्रिएट जी। हुई। बट उसके बाद भी क्या हुआ, 2015 के आसपास क्या एक मार्केट के अंदर ना एक स्टैगफ्लेशन आता हाँ है। जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ना, जैसे बच्चे स्टडी करके हाँ निकलते जी। थे और आपको कहीं, जैसे हम बात करें बीकॉम की, एमकॉम की या कोई भी फील्ड की, उन्हें जॉब्स कब मिलती थी? अभी कब भी मिलने लगी? राइट नाउ हाँ, भी। उनको कम मिलने लगी तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कि इकोनॉमी, मतलब हम यहाँ जॉब करने जाएंगे तो हमें 50,000 या 1 लाख सैलरी हाँ, मैक्स टू मैक्स मिलेगी। बिल्कुल। अगर नोएडा, गुड़गांव हाँ की जी, बात करूँ हाँ या जी। बॉम्बे की बात भी करूँ तो स्टार्टिंग 10-12 और लाख इतना से। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। हाँ, तो उनको ये समझ में आ चुका था। अब राइट। हुआ क्या, उनको लगा कि अगर हम फॉरेन जाएंगे आईलेट्स करके 15-20 लाख लगा के, तो वहाँ डॉलर्स में अर्न अर्निंग होगी। करें। और वहाँ की इकोनॉमीज भी दो तरह की, देखिए जब भी इकोनॉमीज बैलेंस होती है ना, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। और यूएस भी पूरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, बिल्कुल। कनाडा भी पूरी हाँ जी। कैपिटलिस्टिक के तरफ मूव करती है। उनको क्या लगता था कि अब हमारे पास पॉपुलेशन कम है, हम्म। हमारे को इनको डॉलर्स देने हैं, इनसे काम करवाना काम है। और करवाना इंडियंस ने काम किया भी किया है। भी है। हाँ। बट हुआ क्या, उसके 5-10 साल अब तक देख रहे हैं, जब कनाडा के अंदर भी ऑलरेडी बहुत अब सारे तो बच्चे बहुत पहुंच चुके हैं। ज्यादा। अब वो क्या हुआ है कि वो जो आप इंडिया में अर्न करते हैं ना, उतना अर्न ही आप नहीं। कनाडा में कर और पाते हैं, इवन कई बार कई बार इससे ऐसा कम भी। लगता है। हाँ जी। अब वही बात आ गई कि इंडिया में भी इकोनॉमिक चेंज हुई। हाँ जी। अब इंडिया के अंदर जब इकोनॉमी चेंज हुई 2014 के बाद, अगर मैं पीएम की बात करूं तो उन्होंने एक अलग स्टेप पे काम किया। हर कोई अपने अपने स्टेप पे काम करता है, हाँ क्योंकि जी। जो ऑब्वियसली जो भी इकोनॉमी को संभालेगा वो अपने ही according स्टेप काम के करेंगे, अकॉर्डिंग करेंगे। करेंगे। जी। उन्होंने इस इकोनॉमी को भी खोलने की पूरी कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि नहीं खोला। अगर मैं लॉन्च की बात करूं, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो उन्होंने भी क्रिएट किया है। बट अब वो ऑप्शन क्या है कि उन कैपिटलिस्टिक वालों को भी ये समझ में आने लग गया कि ये वर्ल्ड, और इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल निभाया कि ये वर्ल्ड अब बैलेंस करना होगा। अब वो लोग अगर $15 या $20 या $25 पे एक बच्चा अगर जॉब कर रहा होता है वहां पर आवर के बेसिस पे, तो इतना ही इंडिया की भी कॉस्ट, इंडिया ने भी उतनी कॉस्ट बना दी है, उतना लिविंग बना दिया। तो अब बच्चों को ये लगने लग गया है कि अब वहां जाएंगे तो हमें काम अगर 4 घंटे मिलेगा, तो अब वो वही आप कल्चर देख रहे हैं कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो फिर दोबारा से वही कल्चर आएगा। तो इकोनॉमी डिकेड्स टू डिकेड्स चेंज होती रहती है। वो बच्चे जो बाहर जाते हैं, मैं उनको ये भी बोलूंगा, भाई देखो अपनी अपनी सोच है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सोच को फॉलो कीजिए, बट ये भी जरूर बोलता हूँ कि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज उतनी है। हाँ जी। उससे ज्यादा भी मिल जाएंगी, क्योंकि आपको 2+ मिलते हैं यहाँ पर, आपको पेरेंट्स का साथ भी मिलता है, फैमिली सपोर्ट भी पूरा मिलता है। और जो वहां पहुंच गए और अगर वहां पर सेटल हो गए हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है। जो सेटल नहीं हुए तब भी इंडिया भी ऐसी कोई दिक्कत 1% भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओपन अप इकोनॉमी अगर आपके अंदर कैलिबर है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर हाँ, अपना रास्ता बना पाओगे। इकोनॉमी ओपन अप है। और वैसे भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की बात रही, और अब देखिए ना, 5 इयर्स पहले या 10 इयर्स पहले कितने लोग थे जो रेस्टोरेंट के अंदर 5,000 खर्च कर लेते थे। अब आसानी से लोग जाते हैं, हमारी सिटीज के अंदर भी 5,000 देख लो, न्यू ईयर के टाइम पर कितने बच्चे जा रहे हैं स्पेंड करने के लिए, और 5,000 हर पर्सन खर्च किया आएगा इजीली। तो वो हम ये कहें कि इकोनॉमी, और ये क्योंकि जब कोई मार्केट, बिजनेस एक यही चीज तो है, सीएम यही
तो समझ में आता है कि बिजनेस वो चीज है जो हम क्रिएशन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा और वो चलेगा भी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना चले। बिजनेस शट भी होते हैं, बिजनेस खुलते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। वो ट्रेंड ऐसा ही है ऑलवेज, कुछ खुलेंगे कुछ बंद होंगे, बट जो खुलने वालों की अपॉर्चुनिटीज है ना और वो बढ़ने वालों की अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेगी। आपको इस अप्रोच पे तो हम काम कर ही नहीं सकते कि हम मान लो इंडिया में रह गए तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। अब मान लो अकाउंट्स ही फील्ड है, अब हम क्लाइंट्स का, हम पहले वाला ट्रेंड क्या था जब हमारे सीए फील्ड में क्या होता था, अकाउंटेंट्स जो पहले होते थे वो शॉप पे जाते थे, शाम को जो अकाउंट दिया और वो लेके आ गए। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए ना, अगर आप अब यही काम अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अब जो बच्चे आ रहे हैं आप उनको बिजनेस को जब आप उनको समझेंगे और आप उनको 2 टिप्स एक्स्ट्रा देंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कनेक्ट होते होंगे चले जाएंगे और वो आगे से आगे भी बताएंगे। बिजनेस मतलब बदलता है, मतलब वो पहले वाला क्लाइंटेज बेस वो अब कई सीएस ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट्स बना के क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, बल्कि इवन फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस भी घर ही बनाया हुआ और वेबसाइट पे काम कर लेते हैं और बहुत सारे अपना अच्छा अर्न कर लेते हैं। मैं वो भी पूछना चाह रही थी कि सीए अगर कंप्लीट हो गई तो मैं जॉब की तरफ मूव करूं या बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। देखिए जॉब से एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस आता है और दूसरा आपको ये पता लगता है कि हाँ मुझे करना क्या है, मेरे को कौन सी फील्ड अच्छी लगेगी। और दूसरा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको उसके लिए क्लाइंट्स बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये नहीं कि नहीं बनता, बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैं पर्सनली मानता हूँ ये फील्ड इतनी ओपन अप है ना, मतलब किसी भी फील्ड में हम सब लोग सोचते हैं कि ये फील्ड में तो ये तब आएगा कि जब वो कोई बीमार होगा या किसी को नीड होगी या किसी को रीजन होगा तभी। यहाँ तो रीजन है ही नहीं, आप उसको एक पुशअप देंगे वो दूसरा पुशअप और लेगा खुद में। अब अगर हम बात करें कि 90s में जो हमारे सिटी के अंदर सीएस थे तो उनकी अर्निंग क्या होगी, वो मैक्स टू मैक्स 20-30 हजार रुपए महीना भी नहीं कमा पाते होंगे। अगर मैं उनकी आज की अर्निंग की बात करूं तो इन लैक्स है, और वो भी इन लैक्स से भी कई लैक्स ज्यादा है। वो बात ये है कि वो क्यों हो गए, क्योंकि उनके क्लाइंट बड़े हुए, वो भी साथ साथ बड़े हुए। अगर क्लाइंट छोटा रह जाता तो वो कैसे बड़े होते, वो भी नहीं हो पाते। तो आप ये तो सोचिए कि आपके पास तो 10 अच्छे क्लाइंट लग गए और वो बड़े हो रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली जैसे आप क्लाइंट को सपोर्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी भी ग्रोथ होती जाएगी। वो आपके अपने वो तो आपको अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज लाके देंगे। और दूसरा हम ये सोचें कि मार्केट के अंदर बिजनेस वाले लोग खत्म हो गए या पैसे वाले, ये हम सोच ही नहीं सकते और हो भी नहीं सकता, ये है ही है। देखिए अगर इकोनॉमी के 2 एस्पेक्ट हैं। इकोनॉमी में अगर हम सोचते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉन्स लेती है तब भी पैसा इंडिया में आएगा, बाहर तो जाने से रहा। ये तो अपनी अपनी मिथ है कि कोई ब्लैक मनी है। मैं कहता हूँ नो मनी इज अ ब्लैक मनी, ये मेरा प्रोवर्ब है। ब्लैक मनी है ही नहीं, है ही कहाँ, या तो वो प्रॉपर्टी में लगाएगा, प्रॉपर्टी में लगाएगा तब भी गवर्नमेंट को टैक्स आना तो यहीं पर ही है ना, घूमना वही है। ये तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आना तो यहीं पर ही है। बातें हैं कि किसी पॉलिटिशियन पे होगा, किसी इस पे होगा, किसी ऑफिसर पे होगा, ये घूम तो इकोनॉमी में ही रही है, वो जाएगा तो यही। आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं उससे, आपके पास तो वो क्लाइंट बन रहा है, आपके लिए तो वो कोई तो बड़ा हो ही रहा है ना। तो वो जब आपने तो वो आपके पास तो जो नहीं भी बड़े हो रहे उनका भी साथ दीजिए और जो बड़े हो रहे हैं वो भी साथ दीजिए। देखिए आप ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो होते जाएंगे, आपके लिए तो ऑप्शन है ही है। वो तो बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। और रही बात की सिटीज बड़ी हैं छोटी हैं, ये तो मैं कहता हूँ सोच कहीं है ही नहीं कि हमारी सिटी में काम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर हमारी सिटी में ढूंढने निकल जाओगे तो बहुत सारे आपको सीआर वाले लोग मिलेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर मिलेंगे। ये नहीं वो दिखते हैं वो आपको बैठे हुए, पर अगर आप उनको अगर आप उनको निकालोगे तो उनके पास 2 CR कैश भी निकल आएगा, ऐसा नहीं है, वो आपके हाथ में। मतलब आपने उनके साथ लिंक्स कैसे बनाने और उनको आपको काम करके कैसे देना, और उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेप्स क्रिएट करते जाइए। आज के टाइम पर तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं और बहुत स्कोप है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ जी गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास प्रैक्टिस, हाँ जी तो आपके पास, और इसके साथ साथ इवन फॉर द टीचिंग फील्ड, कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है। मैं कहूँ कि अगर जो बच्चे अब देखिए ना, हम अभी तक प्लस 1 प्लस 2 में भी देख रहे हैं पुराने वही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। और वही अगर पैटर्न नया होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों को अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बच्चों को, बच्चे क्यों नहीं आएंगे बच्चों। अब देखिए ना, जब हम साइंस के लिए स्टूडेंट्स अब जब जाता है वो PMT IITs के लिए वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करता है। कॉमर्स की जब बात आती है तो हम लोग ये माइंड सेट ही बन गया कि यार कॉमर्स में तो ये फील्ड ही नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि शायद कॉमर्स के अंदर उससे ज्यादा नहीं है, मतलब वो स्कोप आने वाला बहुत बड़ा है। बट अगर उसको देखें और उसके लिए, अब मैंने मान लीजिए मैं RTPs लिखता था, खुद अपने हाथ से लिख रहा हूँ,
मैंने क्यों किया, और फ्री रिसोर्सेज पर डाली हुई है, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि बच्चा सीए ज्वाइन करे और जो वो करेगा तो उसको बेनिफिट मिले और वो पास हो, चाहे वो कोचिंग रखे ना रखे। मैं एक बात मानता हूँ, मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, जब मार्केट बड़ी होगी ना, आप अपने आप बड़े हो जाओगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे को बड़ा होना है और मार्केट में बड़ा दिखना है, मार्केट बड़ी होनी चाहिए, तो मार्केट आपको अपने आप क्रिएशन करती ही चली जाएगी। और ये मत सोचिए कि कब हम बड़े होंगे, कब हमें ये मिलेगा, छोड़ दो ऊपर वाले पे, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ के चलो, अपने आप देखना। ये तो एक अर्थ है और अर्थ इज राउंड, अपने आप चलता रहेगा। और ऑटोमेटिकली आज जब हम 90s में, अगर हम अपने फादर से पूछे या 95 पे कि आप लोगों के टाइम पे कि आपने सोचा था कि आप सीआर के ऑनर होंगे, तो वो कहेंगे नहीं भाई, हमें नहीं पता था, हमें तो ये नहीं पता था कि सीआर में जीरो कितनी आती है। वो मतलब उन्होंने माइंड सेट ही नहीं रखा। और पर आज वो है, और वो इसी वजह से है क्योंकि वो काम करते चले। उन्होंने नहीं परवाह थी कि मुझे अब हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर अब क्या चलता रहता है, आधा टाइम तो हम इसी में निकाल देते हैं कि हमें ये चीज अचीव करनी है, ये चीज अचीव करनी है, छोड़ दो बस, आप अपना काम करते रहिए, ऑटोमेटिकली जो मिल रहा है वो आपके साथ वे पे चल पड़ेगा। अगर आपकी सीए फील्ड में आपने आना है और आपने क्लासेस लगाई, आपको समझ आता चला गया, फाउंडेशन भी क्रैक हो जाएंगे, इंटर भी और फाइनल भी, फिर आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप मार्केट के अंदर सीए भी होंगे और आपके पास क्लाइंट्स भी हैं, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और क्लाइंट्स रही बात, आप अगर कहीं ना कहीं काम अच्छा करते होंगे, दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। आपने 2 साल किसी ऑफिस में प्रैक्टिस भी की है ना, उसके सारे क्लाइंट्स आपके पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सोचिए आर्टिकलशिप में, कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप में भी बच्चों को ये जरूर पता लग जाता है, क्लाइंट को ये पता लग जाता है ये स्टूडेंट कैसा है। वो जब समझ जाता है ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको एक दिन आके अप्रोच कर ही लेता है। और अगर हमने ये सोच लिया कि वो नहीं, मुझे तो अभी रिलेशन बनाने से पहले मुझे मनी फैक्टर पहले सोचना है, तो फिर हम वो फैक्टर कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। हमें तो अच्छा करते जाना है, जो होगा अपने आप हो जाएगा। तो सर मैं सीए बन गई मान लो, उसके बाद हर दिन कुछ नया चेंज हो रहा है। आज के टाइम पे हर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, न्यू रिफॉर्म्स आ रहे हैं, न्यू टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं हर दिन, तो अपने आप को कैसे अपडेट रखें। प्लस जब नए टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं तो उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो आप कैसे ऑप्ट करते हैं, प्लस क्लाइंट्स को कैसे समझाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए मेरी फील्ड तो पहली बात है क्लाइंट्स वाली नहीं है, मेरे को तो डेली बच्चों से डील करना है, मेरा कोई क्लाइंट्स का कोई काम ही नहीं, मैं तो बच्चे पढ़ाता हूँ बेसिकली। बट मैं एक बात जानता हूँ कि देखिए कोई भी नई चीज आती है, दोनों एस्पेक्ट होते हैं, अच्छी भी होगी बुरी भी होती है। हम कहें कि 1961 से इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, टोटली अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, टोटली बुरा है कभी नहीं कह सकता। कि हम देखिए हर चीज का प्लस माइनस रहेगा। हम जब सीखने की बात है, ये अपडेट की बात रही है, जब आप काम करेंगे ना तो आपकी क्यूरियोसिटी अपने आप ही रहेगी कि क्या नया है, अपने आप ही सीख जाएंगे। हर इकोनॉमी, हर एफएम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करती है कि इकोनॉमी को मुझे अच्छा रन करना है, चाहे कोई भी हो एफएम, कोई ना कोई। इंडिया टचवुड इस मामले में मैं गॉड ग्रेस कहता हूँ कि इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक्सिस्ट हुए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी भी कैसी है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्होंने पब्लिक का वेलफेयर ही सोचा है। वैसे अगर बात करें कोई अगर अच्छा, कोई किसी ने कुछ ज्यादा प्लस कर दिया, किसी ने कुछ थोड़ा माइनस कर दिया, बट ये नहीं है कि कभी इंडिया रुकेगा, क्योंकि रुका नहीं है, ना भी कभी रुकेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में ना लोग एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस सिचुएशन है। अगर हम भी बात करें, अगर आप अपने मॉम डैड से भी कंसल्ट करके देखेंगे, तो अगर वो कहेंगे ना आप 1 लाख कमाते हैं, तो वो कहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं 20,000 सेव करने चाहिए। वो जो सेविंग की नेचर आपके अंदर डाल देंगे ना, वो इकोनॉमी को बैलेंस कर देंगे कहीं ना कहीं। मतलब वही चीज यहाँ है कि जो रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जा रही है, उसको सीखने के लिए आपको किसी, मैं कहता हूँ जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी तो बुक से सीख रहे थे, और शायद उनको ज्यादा नॉलेज, मतलब ये चीजें कभी खत्म नहीं होती। मतलब जब आप इस फील्ड में आ गए तो आप इस फील्ड के होके रह गए, फिर आपको नहीं समझ कभी लगेगा कि मुझे ये फील्ड छोड़नी चाहिए या पकड़नी चाहिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि मुझे तो कंटिन्यू करना ही करना है, अब तो यही मेरी जिंदगी है, इसी में जीना है। मतलब फिर नहीं लगता होता कि मेरे को, अब मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को ये आदत पड़ चुकी है कि मुझे 4 घंटे अगर पढ़ाना है तो 4 घंटे मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि आज तब तक मेरी अपने आप ऑटोमेटिक, मैं लेक्चर मान लीजिए फॉर 2 आवर्स में लेक्चर लेने आ रहा हूँ, और मैं सोचूं 2 आवर्स में प्रिपेयर ना करके आऊँ, मुझे आज क्या देखना है, क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, और मैं आके डायरेक्टली लेक्चर में बैठ जाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट करूंगा बच्चों को। हाँ, क्योंकि खुद देखने लग जाऊंगा ना, इतना टाइम ना भी देखूंगा तो भी हो सकता है कि मेरा लेक्चर उतना फ्रूटफुल ना हो। अगर मैं सोच के बैठा हूँ कि मुझे आज ये टॉपिक कवर अप करना है, इस टॉपिक को इससे भी और अच्छे ढंग से समझाना है, और इसके लिए ये समझाने की ये टेक्निक हो सकती है, ये
मेमोरी टेक्निक बन Right. सकती है, ये बच्चों को इस तरीके से जब मैं बेस्ट देता चला जाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरी डेली की रूटीन ये है कि मैं मैक्स टू मैक्स 4 to 6 आवर्स मैक्सिमम से ज्यादा पढ़ाता हूँ और 4 to 6 आवर्स से ज्यादा काम करता हूँ, इवन फॉर दैट पढ़ता हूँ और उससे ज्यादा आपके पास नोट्स बनाता हूँ। क्योंकि अगर मैं वो छोड़ दूंगा, सुबह 5 बजे उठा और सुबह से लेके शाम तक रात तक बैचेस ही लेता रहूंगा, हाँ, मेरी कभी अपडेशन होगी नहीं हो गई। वही आपके साथ क्लाइंट के साथ है, आप अपना टाइमिंग फिक्स रखिए, आप अपने इवन फॉर दैट स्टडी आवर्स फिक्स रखिए। हाँ जी, इसीलिए आप कभी भी देखेंगे किसी सीए के ऑफिस में विजिट करके उनका एक स्टडी ऑफिस होता ही है। हाँ जी, वो क्यों, वो उनको पता है मुझे स्टडी करूंगा तो ही मुझे खुद अपडेटेड रहूंगा तभी तो आगे काम कर पाऊंगा। और अपडेट उसमें भी ये भी नहीं लग रहा होता कि स्टडी की मींस मतलब वो है कि वो हेक्टिक है। हाँ। कहते हैं ना, जब हम आप बच्चों को लगता होगा सारी उम्र पढ़ेंगे, मैं क्लियर बोलता हूँ, जब मैं देखिए दो बातें हैं, दोनों बातों में फर्क है। अगर +1 +2 में या बीकॉम में जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। हाँ जी। आप पढ़ेंगे ना आपको तो आपको कुछ मिलना है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहती है कि हाँ नहीं अगर मैं कुछ करूंगा तभी तो मिलेगा। ग्रोन अप करता है। आप सोचिए दुनिया अगर मार्केट में घूम घूम के शायद इतने पैसे नहीं कमा सकती, आप एक क्लाइंट को अगर एक टिप देते हैं शायद वो आपको उससे ज्यादा पे कर देते हैं, बिल्कुल रेडी है वो पे करने के लिए, और वो आपकी अपॉइंटमेंट के लिए भी फीस देने के लिए रेडी होते हैं अगर आप में नॉलेज है। तो सर जो यंगस्टर हैं आज के टाइम पर आप बता रहे हैं कि बहुत से हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, ऑप्शंस इतने हो गए कि कंसंट्रेशन पावर भी थोड़ी सी कम हो गई, वो इधर से उधर जल्दी स्किप कर जाते हैं। तो अपने यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो किस चीज़ पे फोकस करें या क्या चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं इसमें सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए हमारे टाइम में जो मुझे समझ में आया आज तक, जितना थोड़ा सा मैं अपनी एक्सपीरियंस, हमारे टाइम में ना डिस्ट्रैक्शन कम थी। हाँ जी, थोड़ा सा कम इसलिए था क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था, हम फॉर एग्जांपल कॉलेज गए थे तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं मिलते थे। ठीक है, फ्रेंड्स हैं, बातचीत कर ली, ठीक है, इतना है। कोई अब जो वर्ल्ड है ना, थोड़ा सा बच्चों को हमसे ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा। 16-17 ईयर के बच्चों के लिए साथ दिक्कत क्या है कि उन्हें डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलती है। और वो डिस्ट्रैक्शन भी ऐसी मिलती है, कोई उन्हें अच्छे रास्ते पे लाने वाला कम मिलता है, बुरे रास्ते पे ले जाने वाला ज्यादा मिलता है। इवन हमारे मॉम डैड के टाइम में देखेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी होगी, हमसे भी अच्छी। और अब वाले बच्चों के साथ यह दिक्कत आ रही है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है ना वो क्या है, बहुत शॉर्ट होती जा रही है। वो अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर दूसरे को कोई आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता। हाँ जी। तो बच्चों को ये समझना होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिस दिन ये समझ आ गई कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कि किसके साथ कैसे डील करना है, कितना टाइम किसके साथ देना है या कितना टाइम नहीं देना, फिर वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर जाते हैं। अगर वो ये सोचते रह गए कि नहीं ये मेरा फ्रेंड है, इसने मुझे ये कहा है तो मेरे को इसके साथ इतना टाइम देना है, तो देते ही चले जाओ, वो आपका शायद नुकसान कर जाएगा, बाद में आप उसे कवर अप नहीं कर पाओगे। बस ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप समझदार हैं, खुद कोशिश कीजिए कि उनसे अवेयर रहिए कि जो आपका टाइम, सबसे ज्यादा तो टाइम आपका वेस्टेज करते हैं। आपने दिन में 4 आवर्स स्टडी किया तो उसमें से 1 आवर आप उससे बातें मार रहे हैं या 2 आवर्स बातें मार रहे हैं, कभी मैसेज आ रहा है बीच में। हाँ जी, आप अपने टाइम्स को थोड़ा सा शेड्यूल कीजिए और फिर बैलेंस कीजिए, फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा और सारी चीजों में मजा आता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं पर्सनली मानता हूँ, जब आपको कुछ चाहिए ना तो थोड़ा सा दुनिया से हट के काम करना पड़ता है। अगर आपको मतलब ज्यादा फैमिलियर होना भी लाइफ में आपके लिए नुकसानदायक है और बिल्कुल फैमिलियर ना होना भी वो भी नुकसानदायक। हाँ जी, मतलब इवन फॉर दैट, इवन मैं बच्चों को ये बोलूंगा रिलेटिव से भी कहीं ना कहीं सावधान रहिए क्योंकि वो क्या होता है, वो आपको आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब स्टडीज के टाइम आप बच्चों के प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, अब बच्चों के एग्जाम्स हैं, अब 2 महीने आपको बिल्कुल मतलब एग्जाम्स में एक चीज तो मन में रखनी चाहिए कि हमें अपने मतलब जितना जिससे रिलेशन है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उसको इतना वेटेज दें कि हम अपना टाइम खो के उसके साथ जा रहे हैं और अपना काम खो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी जो ये बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट है वो हमें लाइफ में भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। बैलेंस तो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। और मैं तो ये बात बोलता हूँ, कॉमर्स में आना है तो एक बार बैलेंस शीट को तो समझना ही पड़ेगा। जिस दिन बैलेंस शीट समझ में आ गई, जिस दिन आपको क्लाइंट की बैलेंस शीट देखते ही समझ में आ गया ना कि इसने किया क्या हुआ है, बस उस दिन आपका क्लाइंट आपके पास है। आप उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसे समझा भी सकते हैं और उसके साथ चल भी सकते हैं। अगर आप ही अगर हौच पौच हो रहे हैं ना बैलेंस शीट देख के, आपको ही उससे 10 बातें पूछनी पड़ रही हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो वो बात होनी चाहिए कि आप अपनी फील्ड के सर्जन हैं, आप बॉडी आपके सामने है, ऑपरेट कीजिए, दैट्स ऑल। रूट कॉज जो है उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए। हाँ, और उसके बाद उसको चलता कीजिए ताकि वो ढंग से चल जाए और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। वो आपको अपने आप कहीं ना कहीं फिर उसमें मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। अदरवाइज क्या होगा, आप मेडिसिन दे के काम तो चला लेंगे बट काम फिर लॉन्ग रन नहीं।
तो सर आपके थ्रू हमारे सारे डाउट्स क्लियर हुए कि सीए जितना हमें लगता है कितनी डिफिकल्ट टर्म है, डिफिकल्ट है अप्रोच करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आप ऑफ कोर्स वहां पर क्लियर कर जाएंगे। और इन केस आपको ऐसा लगता भी है कि अगर आपके कुछ अटेम्प्ट्स हो गए, आप नहीं सक्सेसफुल हुए, तो सीए के बाद भी आपके पास बहुत स्कोप है कि आप उसमें भी जा सकते हैं, राइट। बेसिकली जिसके अटेम्प्ट्स भी लग गए ना और हाँ उसके मन में कंसेप्ट है वो पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। दूसरा एक सीए की सबसे अच्छी खासियत है, जब बच्चा सीए करने आता है ना, वो फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, लोग ये गिनते हैं ये तो कर रहा है, ये नहीं गिनते कि सीए में सक्सेसफुल रेट 100% है। जो एंटर कर गया ना वो बाहर नहीं निकलेगा, वो बन के ही निकलेगा। पर लोग वो उस डायरेक्शन को देखते हैं कि ये इसका अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया, 2 अटेम्प्ट देखने का दोनों का नजरिया। जी 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 जी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसी चीज को कोई वो पॉजिटिव वे में ले रहा है और किसी चीज में किसी नेगेटिव में। सो थैंक यू सो मच सर, आपके थ्रू हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए, तो हम दोबारा भी ज्वाइन करेंगे आपको ताकि हमारे और भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू सो मच।